हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10वीं के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग पूरा टॉपिक वाइज जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको सारा समझाएंगे। क्लियर? तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करें आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखता है तो समझेंगे उसमें क्या चाहिए? राष्ट्रवाद की भावना है। अब अच्छा, ये राष्ट्र क्या होता है? देखिए राष्ट्र क्या होता है तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। जैसे कि समान एक भाषा के लोग हो, जहाँ पर एक धर्म के लोग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते थे। किसके अनुसार? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। ठीक ना। एक लंबे प्रयासों और त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र जो होता है एक लंबे प्रयासों और त्याग एवं निष्ठा क्या होता है? चरम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है। 18वीं सदी में जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि रूप में नहीं थे। मतलब जो देश थी, अभी जो देश है, जर्मनी एक देश है, इटली एक देश है, स्विट्जरलैंड देश है, ये सब जितना भी है ये आज देश है। लेकिन पहले जब 18वीं सदी में यानी कि 1700 कुछ में ये सब देश नहीं था। जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका एक स्वतंत्र शासक था। ये जो थे ये छोटे छोटे राज्यों में क्या थे? बटे हुए थे। यहाँ का क्या थे? राजा था। यहाँ का अपना अपना क्या एक स्वतंत्र शासक था। ठीक ना। ये सब क्या थे? ये सब छोटे छोटे राज्यों में क्या विभाजित थे, और यहाँ का प्रत्येक था क्या? राज था। अब समझेंगे हम लोग 1804 का नेपोलियन संहिता के बारे में। 1804 की नेपोलियन संहिता क्या है? 1804 में नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था? 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों का समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षा दिया। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था? 1804 में। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया था? 1804 में। इसमें क्या किया गया? देखिए नेपोलियन संहिता में आपको ये बात उठाया गया कि देखिए यहाँ पर जन्म पर आधारित विशेष अधिकारी नहीं बनेंगे। मतलब कि वहाँ पर जो पहले था, ये बात कब की हो रखा है? ये पहले जो बात हो रहा है ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रहा है। फ्रांसीसी क्रांति कब? 1789 में हुई थी। उससे पहले वहाँ तक क्या हुआ था? तो वहाँ पर यह था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। यानी कि वही बात यहाँ पर दोहराया गया कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि वो उस समय क्या था कि जन्म अधिकार था कि राजा का अगर पुत्र है तो राजा का पुत्र नहीं क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन अब वैसा नहीं है। और तथा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया है। और संपत्ति के अधिकार जिनको दिया गया, जैसे कि था कि वहाँ पर जो संपत्ति के अधिकार थे वो उच्च वर्ग के लोग थे, तो उसको भी समाप्त किया गया 1804 की नेपोलियन संहिता में। अब आगे जरा से बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस क्या है समझेंगे इसको। वियना कांग्रेस क्या है? तो 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। समझेंगे 1815 में ब्रिटेन, प्रसा और रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्हें मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये सब जितने ऐसे देश थे इन्होंने क्या नेपोलियन को हराया था। और ये सब क्या किया? तो ये सब ब्रिटेन, प्रसा, रूस और जितने यूरोपीय शक्ति हैं इसके प्रतिनिधि में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में, वियना क्या एक जगह है, वियना क्या है? एक जगह है जहाँ पर सभी जगह के क्या लोग मौजूद हुए, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिख। तो ऐसा क्वेश्चन ये पूछता हम लोग का कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख, जिसका फुल नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिख। और वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1815 में। कब? 1815 में।
और पूछेगा वियना कांग्रेस में किस किस देश के लोग आए थे? ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हम लोग का सभी हो जाएगा। क्वेश्चन दे देगा हम लोग का यहाँ से, क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछेगा। क्वेश्चन दे देगा कि प्रसा, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया निम्नलिखित में से नेपोलियन को किसने हराया था? इसमें से 3 कोई ऑप्शन दिया रहेगा, एक और रहेगा इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो रहेगा? इनमें से सभी, या फिर इसमें से कोई एक क्वेश्चन एक ऑप्शन रहेगा और बाकी सारा ऑप्शन रहेगा दूसरा कोई। तो क्या बोलेंगे? इस पे से मार लेंगे। यानी कि ऑस्ट्रिया ने भी नेपोलियन को हराया था, रूस ने भी, प्रसा ने भी और ब्रिटेन ने भी। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेपोलियन कौन था? समझें नेपोलियन कौन था? देखिए नेपोलियन एक महान राष्ट्र शासक था, एक महान राष्ट्र शासक जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। यूरोपियन जो ये था नेपोलियन, ये क्या था? एक महान सम्राट था, जिसका हालांकि जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। और एक महान सम्राट शासक था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या प्रभावित किया। यहाँ से अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बना दिया। देखिए उसका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में पहली क्रांति में भाग लिया और उसके बाद उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में, 1789 कितना हो जाएगा हम लोग? करीब करीब 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष में इन्होंने क्या किया? भाग लिया किस में? तो फ्रांसीसी क्रांति में। और उसके बाद इन्होंने 24 वर्ष के महज उम्र में अपनी सेनापति बना दिया, मतलब कि एक अपना संगठन बना दिया। 24 वर्ष की मात्रा, जो आज के लोग 24 वर्ष की उम्र में रोडों पर घूमते फिरते हैं, उन्होंने एक सेनापति पूरा बना दिया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का फिर क्या बन गया? शासक बन गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने पहला काम किया कि अपने तो फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया और 4 सालों में उन्होंने क्या कर लिया? तो उन्होंने 4 सालों में अपना सेनापति बना दिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ की क्या चीज? शासक बन गया। फ्रांस का बन गया? शासक बन गया। अब समझेंगे अगला टॉपिक हम लोगों का, उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या होता है? यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। लाइब्रलिज्म शब्द जो है लातिनी भाषा का, ये भाषा जैसे कि ग्रीक भाषा होता है, वो भाषा होता है, ये सब एक लातिनी भाषा है जो अलग कहीं देशों में चलता होगा। उसके मूल शब्द लिबर पर आधारित है। लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। नए माध्यम के लिए उदारवाद का एक अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समानता। लाइब्रेरिज्म शब्द लातिनी भाषा का मूल शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह नए माध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के आज़ाद व कानून के सम्मुख समानता था। अगला हमारा रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों को पौराणिक परंपराओं और रिवाजों को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। ऐसी राजनीतिक दर्शन परंपरा जो स्थापित संस्थानों एवं पौराणिक परंपराओं रिवाजों के बल पर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी अव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब समझें हम लोग कुलीन वर्ग क्या है। तो कुलीन वर्ग ये, हालांकि इसको बोल सकते हैं जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं। कुलीन वर्ग क्या होता है? तो ये जमीन के मालिक थे। ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। हाँ, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा, जो यूरोपीय महाद्वीप था वो 3 भागों में बटा था। प्रथम स्टेट्स, सेकेंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स में क्या होता था? प्रथम स्टेट्स में वहाँ पर कुलीन वर्ग आते थे और मध्यम में आते थे, और मध्यम वर्ग और यानी सेकेंड स्टेट में कौन? मध्यम वर्ग के लोग आते थे। और ये थर्ड
देना होता था, जिससे लोगों में काफ़ी नाराजकता हुई। और सबसे पहले बात है कि इसके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का बहुत सारा कारण हुआ। कारण यह हुआ कि कम से कम 175 सालों तक कभी भी वहाँ पर कोई बैठक ना हुई। विधान वहाँ पर जो ये राज्यसभा थी वहाँ पर कोई भी बैठक नहीं हुई है। और वहाँ पर अनेकों घटनाएं घटी, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक और क्रांति का रूप ले लिया, जिसके कारण वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हो गई। और फ्रांसीसी क्रांति होने का मुख्य कारण क्या है, वहाँ पर एक ऐसे राजा था जो कि निरंकुश था। सिंपल भाषा में वहीं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी। किसको? फ्रांस के नागरिकों को सौंप दी। और इस क्रांति से पहले फ्रांस के एक ऐसा राजा था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। अब हम पढ़ेंगे सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? देखिए, प्रत्येक राज्य में सबसे पहले लिखेंगे सामूहिक पहचान बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट्स जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। हाँ, सामूहिक पहचान बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, तो प्रत्येक राज्य से एक स्टेट्स जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 2, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ये कब की बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है जब फ्रांस आज़ाद हो गया तब, यानी कि जब फ्रांस एक राजा के मुंह में से हट गया तब। फ्रांस जो था एक लुई 16वां का वहाँ पर ये शासन व्यवस्था थी, जिसको पूरा नष्ट करके एक वहाँ पर एक लोकतंत्र घोषित कर दिया गया। तो वहीं की बात है कि सबसे पहले क्या किया गया, तो सबसे पहले एक स्टेट चुना गया, एक स्टेट से जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच, अब फ्रांस की जो मुख्य भाषा है क्या है? फ्रेंच। अब उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इससे पहले क्या था कि वहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ फ्रेंच तो वहाँ पर कुछ और, वहाँ पर कुछ और, तो वहाँ पर कुछ और। नंबर 3, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसके लिए सबको समान कानून का अनुभव हो। और सबके लिए क्या चीज़? समान कानून का अनुभव दिया गया। इससे पहले वहाँ पर कानून क्या था कि नहीं, आप अगर राजा के आदमी हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नहीं आप राजा के आदमी नहीं है तब कोई भी कहीं भी प्रशासन जहाँ मन तहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद ये हुआ कि आपको वहाँ के प्रशासन तभी यानी कि गिरफ्तार कर सकता जब उसको क्या हो, कोई वारंट रहेगा। और सबके लिए क्या चाहिए, वहाँ पर था कि ना ये राजा का आदमी तो इसको सज़ा कम मिलेगा, और ये दूसरा का है आदमी यानी कि ये एंटी पार्टी है तो इसको क्या चाहिए, सज़ा ज़्यादा मिलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, हालांकि कानून ऐसा ही है हमारे यहाँ भी। उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब हाँ, वहाँ पर क्या था, आयात निर्यात जो भी होता था उसमें सीमा शुल्क जो था वहाँ पर भी यही था कि अगर आप राजा के आदमी हैं तो आपके लिए वहाँ पर शुल्क जो है टैक्स कम लगेगा। या जो उनके जो कुलीन वर्ग के लोग आते थे उसको बोलते हैं हम मध्यम वर्ग के लोग हम बोलते थे, उसका नाम है, कुलीन वर्ग के लोग नीचे आते थे, उन लोगों के लिए साफ तो नहीं था सीमा, कोई टैक्स नहीं देना था सीमा शुल्क, वो सारा के सारा का चीज समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा समर्थन के रूप में एक क्लब का गठन किया जिसका नाम जैकोबिन क्लब। और स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक समर्थन के रूप में एक क्लब गठन किया गया। किसके द्वारा? कॉलेज और स्कूल की छात्राओं के द्वारा। याद करना कि जैकोबिन क्लब गठन किसके समर्थन के रूप में किया गया, तो कॉलेज एवं स्कूल के छात्राओं के द्वारा। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए। फ्रांस की जो आर्मी थी उसको भी क्या चाहिए, समर्थन के तौर पर हर एक विदेशी क्षेत्र में क्या चाहिए, भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई कि ना हमारे यहाँ पर राष्ट्र के लिए कुछ काम हो रहा है। ठीक ना। अगला हम समझेंगे नेपोलियन का शासनकाल क्या था।
देखिए जब नेपोलियन फ्रांस का अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। किसको? प्रजातंत्र, किसको? राजतंत्र को। नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता क्या है? नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 में ये लागू हुई और कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। ठीक है ना। ये वहाँ पर नागरिक संहिता और नेपोलियन संहिता के बाद ये कार्य हुई। पहले का कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, नंबर 2 संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और नंबर 3 भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। अच्छा, जागीरदारी क्या होता है? जागीरदारी क्या होता है? जागीरदारी, इसके तहत किसानों अपने जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था और उसको कैसे हटा दिया गया। वहाँ पर क्या हो कि भू दासत्व, मतलब जो लोग वहाँ के जो किसान थे वो भूमि पे तो टैक्स देवे करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी फसल होती थी उसका भी वो टैक्स देते थे। ठीक है, वही है कि इसके बाद किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था और इसे कैसे हटा दिए गए। नेपोलियन के समय व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा का विकास हुआ। क्वेश्चन आएगा कि किसके समय में व्यापार, आवागमन में संचार का बहुत ज्यादा विकास हुआ? अगर उसमें आपको रहेगा आंसर ऑप्शन नेपोलियन, तो क्या मारेंगे आप लोग? नेपोलियन मारेंगे। ठीक है। अगला है राष्ट्रीयवादी। देखिए जो नेपोलियन था उन्होंने अपने विचारों को बांटने के लिए कुछ क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक व्यवस्था को स्थापित कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया। और हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान होना जरूरी था और वो यूरोप में वो अलग अलग समाज था, अलग अलग वहाँ पर क्या चीज़ लोग थे, अलग हर एक चीज़ वहाँ पर अलग अलग था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता? अब देखिए यूरोपीय समाजों की संरचना। देखिए यूरोपियन जो समाज है वो असमान रूप से 2 भागों में विभाजित था। 19वीं शताब्दी से पहले जो यूरोपियन समाज था वो 2 भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग लोग आते थे, जैसे कि पादरी हो गए, ये कुलीन में जमींदार लोग आते थे। और कृषक में क्या थे? ये जो छोटे कास्ट के हैं या जो किसान वर्ग के लोग हैं, ये सारा के सारा आते थे। तो यूरोपियन समाज था जो 19वीं सदी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले 2 भागों में विभाजित था। अब उच्च वर्ग क्या था? इनकी जनसंख्या तो कम थी और इनका उच्च वर्ग का वर्चस्व अधिक था। मतलब इसके जमींदारी यानी ढेर सारे खेत के मालिक थे, ये जमींदार थे, इनके पास बहुत सारे खेत थे और सभी को अधिकार दिए जाते थे। और यही नहीं, इन लोगों का यहाँ पर भी था कि ये निम्न वर्ग के लोगों के साथ अपना अलग ही वर्चस्व या बर्ताव करते थे। अब निम्न वर्ग क्या होते हैं? तो देखिए इनकी जनसंख्या तो अधिक थी, न तो इनके पास ज़मीन थे और ज़मीन न थी तो ये किराए पर रहते थे और ये ज़मीन का कर तो भरते थे, उसके साथ साथ फसल को भी इन लोगों को कर भरना पड़ता था तथा इन लोगों का किसी भी प्रकार का वहाँ पर अधिकार नहीं दिया जाता था। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। वह था कैसे? नया मध्य वर्ग। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर, शिक्षक, उद्योगपति, व्यापारी आदि थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। किसने? एक नया जो मध्य वर्ग जो बना। पहले जो था यूरोपियन 2 भागों में बटा था, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग कुलीन थे, निम्न वर्ग में कृषक लोग आते थे। और ये कुछ दिनों बाद एक कैसे नया मध्य वर्ग बना
जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, मीडियम क्लास के, उद्योगपति थे, डॉक्टर थे, व्यापारी थे। लेकिन इन्होंने जो लोग पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में, हमारे जगह यहाँ पर सबको एक ऐसी कानून बने जिसके लिए सबको एक समान मांग हो, समान अधिकार हो। अब उदारवादी राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये टॉपिक उदारवादी राष्ट्रवाद, और ये हम लोग का पार्ट 1 का वीडियो इतना समाप्त होता है, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो और इस पीडीएफ को आप चाहते हैं लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो बस तुरंत ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है, उसके साथ साथ नोट्स बनाने में समय लगता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को जय हिंद।